चलिए, कल मैंने आपको बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे किसी भी एक सिस्टम की अगर हम बात करें, एक गैस सिलेंडर की बात करें जिसके अंदर गैस फिल होगा और उस पर पिस्टन लगा होगा, ठीक है। उसका हम उसको जो प्रेशर लगाते हैं, पी प्रेशर, और उसके अंदर कुछ गैस फिल होगा, उसका वॉल्यूम होगा भी, ठीक है। जब उसका प्रेशर लगाया जाता है तो वो वहाँ पे जो गैस है वो कंप्रेस होती है। इसके अलावा मान लीजिए इसके अंदर कुछ जो भी गैस भरा है, जो भी लिक्विड अगर, तो उसका जो हॉटनेस है वो इसके इस वॉल से बाहर नहीं आ सकता, नहीं बाहर का कोई टेम्परेचर उस वॉल के अंदर जा सकता है, बिकॉज वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, और इसके अंदर जो भी चीज को हम रखते हैं उसका जो हॉटनेस है, कोल्डनेस है, वो उस वॉल के बाहर नहीं जा सकता, ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आ सकता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद देखिए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ पे साइकिल की तरह एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब भी वो सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से वापस, सॉरी, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता है और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो लेट करेंगे हम यहाँ पे कि P1 और V1 जो है वो इनिशियल स्टेट है गैसेस सिस्टम का, जहाँ पर P1 प्रेशर को और P1 वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बना हुआ है, ओ एस ओ वाई एक्सिस बना है, ठीक है। यहाँ पर ए सी बी जो है सिस्टम को बता रहा है। ए जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा सी पे जाएगा, बी पे जाएगा, डी पे जाएगा, एंड फाइनली वो ए पे पहुंच जाता है। तो फाइनल उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो P2 और V2 होगा। तो यहाँ पे वो कितना वर्क कंप्लीट करता है? जब वो ए सी बी, सॉरी नीचे भी आएगा ई एफ ए, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से वो पूरा कंप्लीट करता है। यहाँ पर हम वर्क लेंगे ए बी के लिए, मतलब स्टार्टिंग ए से किया, बी पे आया, फिर पूरा सिस्टम को कंप्लीट किया, ठीक, ये हो गया। दूसरा, अब हम उस सिस्टम को या उस गैस को कंप्रेस करते हैं, तो वहां पे बी पॉइंट से अब चलना स्टार्ट होगा, और जो वर्क होगा वो B2A के लिए होता है। बी, डी, ए, फिर एफ, फिर ई, फिर बी, ठीक है। यहाँ से इस तरह से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके खत्म होगा। ए से बी तक लाने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करेंगे, और ए से बी से ए तक लाने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखिए कि जो आपका बी से ए तक जो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, वो प्रोसेस ए से बी तक कंप्लीट करने वाले प्रोसेस से ज्यादा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम बड़े वाले वर्क को, जिसका वर्क ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका वर्क कम होगा उसको बाद में लिखेंगे, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। फिर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों की वैल्यूज रख करके माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है ए सी बी डी है, मतलब कि इस तरह से एफ ए सी डी और ये डी, मतलब कि जो एक्चुअल में जो वर्क था वो यहाँ से स्टार्ट होकर के वापस यहीं पे आ गया। क्या है, उसके लिए हमने दूसरे पाथ को फॉलो किया हो, बट उसका जो वर्क था वो साइक्लिक प्रोसेस का एक वर्क था। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल का मतलब होता है इनर एरिया पे। आपको पता होगा कि हर एक मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। तो उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। इस सिस्टम में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाइंड अप हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सारे मॉलिक्यूल्स को, उसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और इन दोनों के सम को यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यूके का मतलब हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी।
आगे है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। जब किसी सिस्टम में हीट को दिया जाता है तो वहां पे वो जो मतलब वहां पे वर्क डन होता है। तो प्रैक्टिकली फॉर्म में ये देखा गया है कि किसी सिस्टम का जो एनर्जी है वो उसकी वो पूरा पूरा उसके वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब कि प्रोसेस फॉर्म पे देखें तो उसका कुछ पार्ट जो है वो हीट के फॉर्म में यूज होता है, बाकी जो पार्ट है उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है। तो लेट अगर हम मान लेते हैं कि डी क्यू किसी सिस्टम का हीट है और डी डब्ल्यू वहां पे वर्क कंप्लीट किया जाता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है डी ओ, उसको किस तरह से शो करेंगे? टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी। बिकॉज जितना हीट हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है, वो पूरा पूरा वर्क नहीं करता, उसका उसकी वर्क का कुछ पार्ट एक्सटर्नल वर्क में और कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है। इसलिए यहाँ पर हीट इज इक्वल टू लेंगे डी क्यू प्लस डी यू। या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि वन एनर्जी इज गिवन टू such a system which is capable of doing external work and the sum of internal energy। ठीक है। साइन कन्वेंशन यहाँ बताया गया है कि कोई भी सिस्टम जितना हीट जब एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, और हीट को अगर वो एमिट करता है तो उसको नेगेटिव दिया जाता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। जैसे उसके टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे बॉडी का जो हीट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो करते हैं जब वो हीट को नहीं ले तो वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ के थ्रू उस आयरन के पीस को हीट दिया तो है ऑन रबिंग द ऑन रबिंग टू पीसेस ऑफ आइस। ठीक है। पीस के आइस के दो पीसेस को अगर आप आपस में रब करेंगे तो उनमें हीट आ जाता है और उसके कारण से जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट करने लगती है। आप अगर अपने हथेलियों को भी रब करेंगे तो वो भी गर्म हो जाती है। गाड़ी जब चलाते हैं और गाड़ी को जब ब्रेक मारते हैं तो उसके जो ब्रेक ड्रम होते हैं वो भी हॉट हो जाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो इन सारे एग्जाम्पल में आपने देखा कि वर्क हुआ है, वर्क कंप्लीट हुआ है कब? जब उसकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया गया है या फिर उसके स्टेट को चेंज किया गया है। तो हीट या वर्क डन, इन दोनों की हेल्प से उसके स्टेट को एक्सप्लेन किया गया। और 1849 में ब्रिटिश के साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच में। ठीक है। किया था और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने बताया कि जब भी कोई मैकेनिकल वर्क या जब भी कोई वर्क हीट या हीट किसी वर्क में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे वर्क और हीट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि जितना ज्यादा आप किसी बॉडी को हीट देंगे उतना ही वहाँ पे वर्क होगा, या जितना आप वर्क करेंगे उतना ही वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं J, जो कि एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आ गया आपका J इक्वल टू W/Q। इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। वर्क का यूनिट होता है जूल और आपका हीट का यूनिट होगा कैलोरी। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस जहाँ पे जिस भी चीज को या जिस भी केस को हम यूज करते हैं वो अपने अपोजिट डायरेक्शन पे वापस आ सकता है। मतलब कि वो रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, वो दोनों डायरेक्शन पे होता है। अगर कोई मटेरियल है, अगर वो डी क्यू हीट एब्जॉर्ब करता है और उसकी बॉडी में डी डब्ल्यू वर्क होता है, तो रिवर्स ऑर्डर में वो फिर से आपको डी क्यू हीट देगा और डी डब्ल्यू वर्क वहां पे कंप्लीट करेगा। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हेन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू आइस, अगर हम किसी बर्फ के पीस को, बर्फ के टुकड़े को अगर हीट देते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उतने ही अमाउंट का एनर्जी अगर हम वाटर को देंगे तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका आइस है वो भी हीट के थ्रू ही मेल्ट होगा और जब आपका वाटर है वो भी हीट के थ्रू ही वापस आइस में कन्वर्ट होता है। इसको आपको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बस देखिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे होता है, उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट एग्जांपल एक बता रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पे हॉट वाटर है और यहाँ पे कोल्ड वाटर है। इन दोनों को हम एक बकेट में डाल के मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा वाटर है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस है वो सिर्फ हाई टू लो ही फ्लो करता है, लो टू हाई फ्लो नहीं करेगा। मतलब कि जो आपका कोल्ड है, कोल्डनेस है वो आपका हॉटनेस में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि हॉटनेस जो है वो आपके कोल्डनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। हाँ, और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर वाटर किसी हाइट से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो वो ग्राउंड में आ जाता है और वापस वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। उसके बाद का जो टॉपिक है हीट इंजन एंड इफिशियंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एमसी एग्जाम में आता है और आप लोग को मैं बता दूं कि सिलेबस में मैंने दिया है थर्मोडायनेमिक्स तक आप लोग का चैप्टर आएगा। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वर्क एनर्जी एंड पावर तक, वहां तक आपका बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो ग्रेविटेशन चैप्टर से लेकर थर्मोडायनेमिक्स तक आएंगे, क्योंकि हाफ ईयरली का कोर्स है तो लास्ट लास्ट तो ज्यादा आएगा और स्टार्टिंग के चैप्टर से कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कितना सारा पढ़ना है करके। और स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं वो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं या क्वार्टर स्टार्टिंग में जो भी आपका क्वेश्चन आया था टेस्ट में, तो आप क्वार्टरली में वहां के क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्चुअल में ग्रेविटी वाले चैप्टर से लेकर थर्मोडायनामिक्स तक के चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है। देखो हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस होता है जहाँ पे हीट को चार्ज किया जाता है और चार्ज करते हैं तो वो वर्क में कंप्लीट हो जाता है। इसके मेन पार्ट्स दिए हैं हीट के, तीन इसके मेन पार्ट्स होते हैं। सोर्स ऑफ हीट जहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, सिंक जहाँ पे हीट का कुछ रिमेनिंग पार्ट जाके स्टोर होगा, और थर्ड है आपका वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट क्या होता है? यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी भी होता है। देखिए फर्स्ट है आपका हीट सोर्स। ठीक है, यहाँ पर इसको हम हीट गिवन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका सिंक। यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम पे हीट जब पूरा यूज हो जाता है तो यूज होने के बाद जो भी हीट बचता है वो सिंक में आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो हीट सोर्स वाले टेम्परेचर से कम होगा, इसकी जो एनर्जी है वो भी कम होती है। बेसिकली सिंक जो है एक एटमोस्फियर टाइप का होता है जिसकी जो कि हीट को या एनर्जी को होल्ड करके रखता है। थर्ड है आपका वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में कुछ भी सब्सटेंस को ले सकते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वर्क को कंप्लीट करता है। मतलब यहाँ पर आप स्टीम या पेट्रोल भी ले सकते हैं। ठीक है,
और इसका यूज वर्किंग सब्सटेंस की तरह करते हैं। इसको मैं एग्जांपल में समझा रही हूँ। जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, फ्रिज की बात करते हैं। नॉर्मली एक फैन की बात करते हैं, ठीक है। एक टेबल फैन है आपके पास, मान लीजिए। इस टेबल फैन को हम यूज करते हैं, तो टेबल फैन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट प्रोवाइड किया जाता है। तो जब वो उसको हीट देता है तो ये जो है ये वर्क कंप्लीट करेगा। मतलब यहाँ पे जो उसको हीट दिया गया, मतलब जो इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई है वो हीट के फॉर्म में फ्लो कर रही है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो फ्लो कर रही है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है। आप उसको गैस के फॉर्म में मान सकते हैं, लेकिन गैस के फॉर्म में नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिसिटी दी है उसका टेम्परेचर T1 लेंगे, वो आपका हीट का सोर्स हो गया। फिर ये फैन आपका चल रहा है, ठीक है। इसका वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, वायर के थ्रू उसमें इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है। वो अपना वर्क कंप्लीट करता है। बट इसके पीछे जो एरिया लगा रहता है उसको आप अगर अपने हाथों से टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी जो एरिया होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो सिंक की तरह वर्क करेगा, कि जो बचा हुआ हीट है वो वहां पे उसके मोटर में जा करके चला जाता है। या कूलर की बात कर लीजिए, कूलर में भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो कूलर जो है आपको हवा देता है, ठीक है। तो जब कूलर हवा देगा तो वो आपका एक वर्किंग सब्सटेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आपका हीट सोर्स हुआ। बट जो अगर आप उसके मोटर को टच करेंगे तो वो गर्म हो जाता है, तो वो आपका सिंक की तरह वर्क करता है, वो आपका लो टेम्परेचर का हुआ। तो वर्किंग सब्सटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे सिस्टम पे हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। इसके कुछ पार्ट को हीट का कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क में यूज होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है वो सिंक में चला जाता है, ठीक है। मतलब वो लोअर टेम्परेचर हुआ। तो इस तरह से जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्क करता है हर एक साइकिल में। एग्जाम में ये आता है। इसके बाद इसका एफिशिएंसी, मतलब कितनी कैपेसिटी है इसकी वर्क करने की, इसको निकालने के लिए आप देखेंगे रेशियो निकालेंगे, द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन इच साइकिल। इस साइकिल का मतलब कि कोई भी मशीन जो है वो एक प्रोसेस नहीं कंप्लीट करता, बार बार रिपीट होता रहता है, मतलब वो एक साइक्लिक प्रोसेस करता है। तो हर एक प्रोसेस में जितना हीट को एब्जॉर्ब किया गया या जितना उस इंजन के थ्रू वर्क किया गया वो उस इंजन की इफिशियंसी होती है। मतलब कि जितना आप खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क कर पाते हैं, तो वो आपकी इफिशियंसी होगी, ठीक है। तो लेट करते हैं, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस को हम लेंगे जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसकी एनर्जी लेंगे Q1, और जो एमिट करेगा उसकी एनर्जी लेंगे Q2। तो Q1 हीट के लिए टेम्परेचर T1 हो जाएगा, Q2 के लिए T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जब ये वर्क कंप्लीट करता है तो यहाँ पे उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी को डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको जीरो लिखेंगे। बट यहाँ पे वर्क कंप्लीट होगा उसको हम डब्ल्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अब टोटल हीट निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल डी डब्ल्यू की वैल्यू है 0, तो यहाँ बच गया आपका डी डब्ल्यू, ठीक है। ये निकल गया आपका उसके बाद कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया, डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी क्यू जो है आपका डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यहाँ पे डब्ल्यू के प्लेस पर रख देंगे हम डी क्यू, तो आपका इक्वेशन आएगा डी क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। फिर फर्स्ट लॉ यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक का, और यहाँ पे डी क्यू के प्लेस पर, सॉरी, ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। तो इस तरह से आ रहे, हाँ, इस तरह से जो हीट एब्जॉर्ब किया गया वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू वो सिर्फ आपको Q1 बचेगा। ठीक, ये फॉर्मूला है कितना वर्क करने की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया। तो वर्क की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे Q1 माइनस Q2, और Q1 आपको Q1 रहेगा। फिर यहाँ पे अगर आप Q1 को कॉमन लेते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये जो फॉर्मूला निकला है ये हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, और हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होती है वो 100% का होता है। यहाँ पे तो भी वर्किंग सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो सारे, सॉरी, तो भी यहाँ पे जो वर्क सब्सटेंस को हमने यूज किया गया है वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरी तरह से वर्क होता है।
लेकिन कुछ अमाउंट के वर्क को रिजेक्ट करके सिंक में भेज दिया जाता है। तो इस कंडीशन पे इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 1 से भी कम होती है। इस इंजन का जो रेंज है वो 12% से 16% तक होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। के बाद का जो टॉपिक है उसको कल देखते हैं।